नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके विद प्रेम पे। मैं हूं प्रेम सिंह, व्याख्याता इतिहास। आज अपने बात करने वाले हैं एक नए सीरीज के अंदर मैं लेके आया हूं कक्षा 10 की पुस्तक जिसका नाम है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। तो इसका अपने आज पहला जो चैप्टर है उस पर बात करने वाले हैं और आगे की जो श्रृंखला में है चैप्टर बाय चैप्टर अपने बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस पुस्तक के पहले चैप्टर से। पहले चैप्टर का नाम है राजस्थान का इतिहास एक परिचय। 1949 ईस्वी से पूर्व राजस्थान नाम से किसी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था, यानी राजस्थान का जो वर्तमान नाम रखा गया है वो 1949 में रखा गया। इससे पहले राजस्थान नाम से कोई भी इकाई अस्तित्व में नहीं थी। ऐसा माना जाता है कि 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। आपसे पूछ ले कि राजपूताना शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया है? जॉर्ज थॉमस ने। कब किया? 1800 ईस्वी में। इसके बाद में 1829 ईस्वी में एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, क्या नाम आया है? एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टोड ने इस पुस्तक में इस प्रदेश का नाम रायथान या राजस्थान रखा। तो पहली बार कर्नल जेम्स टोड, जिनकी पुस्तक का नाम है एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, जो 1829 में प्रकाशित हुई, राजस्थान के लिए पहली बार रायथान या राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया है? कर्नल जेम्स टोड ने किया है। जब इस प्रदेश की विभिन्न रियासतों का एकीकरण हुआ तो 30 मार्च 1949 ईस्वी को सर्वसम्मति से इसका नाम क्या रखा गया? राजस्थान रखा गया। प्राचीन साहित्य और अभिलेखों में वर्तमान राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के भिन्न भिन्न नाम मिलते हैं। कुछ क्षेत्र उनकी भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर और कुछ क्षेत्र वहां पर बसी जातियों के नाम से जाने जाते हैं। अब राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीन नामों की अपने बात करें तो इसमें ऋग्वेद में आया है मरु या धनव, जांगल, मत्स्य और सुरसेन। ये सब नाम कहाँ से मिलते हैं अपने को? ऋग्वेद से मिलते हैं। मरु और धनव दोनों का अर्थ है जोधपुर संभाग के मरुस्थल के लिए इनका प्रयोग हुआ है, मरु और धनव का। जोधपुर पहले मरु फिर मरुवार कहलाता था और कालांतर में इसका नाम क्या पड़ गया? मारवाड़। जांगल शब्द का प्रयोग उस क्षेत्र के लिए किया गया है जहां समी, केर, पिप्पुल आदि होते हैं। यानी जांगल जो शब्द है किसके लिए उपयोग हुआ है? समी, केर और पिप्पुल वृक्ष जहाँ होते हैं उसको क्या कहा गया है? जांगल कहा गया है। तो बीकानेर और नागौर के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? जांगल देश कहलाता है। मत्स्य, जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में हुआ है, वह जयपुर और अलवर भरतपुर तक विस्तृत था। यानी जो मत्स्य है जयपुर, अलवर और भरतपुर तक क्या था? विस्तृत था। और इस मत्स्य की राजधानी कौन सी थी? विराटनगर। भरतपुर के मथुरा क्षेत्र से सटे हुए क्षेत्र धौलपुर और करौली के अधिकांश भूभाग सूरसेन राज्य में सम्मिलित थे। सूरसेन में आगे भरतपुर, धौलपुर, करौली और मत्स्य में जयपुर, अलवर और भरतपुर। यह भी एक प्राचीन राज्य था। महाभारत में भी इसका उल्लेख है। महाभारत में मत्स्य का भी उल्लेख है और सूरसेन का भी क्या है? उल्लेख है। भौगोलिक विशेषता के आधार पर नामित कुछ अन्य क्षेत्र निम्नलिखित हैं। जैसे भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर नाम है जो जैसे माही नदी के पास का प्रतापगढ़ का भूभाग क्या कहलाता है? कांठल। किसका नाम है? प्रतापगढ़ का। माही नदी के किनारे कांठे पर स्थित था। 56 गांवों का समूह होने के कारण प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा का मध्य भूभाग क्या कहलाता है? 56 का मैदान। 56 का मैदान कौन कौन से 2 जिलों में है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में। कांठल किसका नाम है? प्रतापगढ़ का। सूरसेन में कौन से 3 जिले हैं? धौलपुर, करौली और भरतपुर का मथुरा से सटा हुआ क्षेत्र। मत्स्य में कौन से हैं?
जयपुर, अलवर और भरतपुर। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। उसके बाद में भैंसौरगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का क्षेत्र पठारी होने के कारण ऊपर माल के नाम से जाना जाता है। यानी भैंसौरगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का जो क्षेत्र है कैसा है, पठारी, और इस पठार को क्या नाम दिया गया है, ऊपर माल का पठार। अनेक एग्जामों में पूछा जाता है ऊपर माल के पठार का विस्तार कहाँ से कहाँ है, भैंसौरगढ़ और बिजोलिया। ये जो भैंसौरगढ़ है ये चित्तौड़गढ़ जिले में है और जो बिजोलिया है ये भीलवाड़ा जिले में है। ठीक है। उसके बाद में जिस उदयपुर के आसपास का प्रदेश पहाड़ियों की अधिकता के कारण गिरवा कहलाता है। उदयपुर के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है, गिरवा कहलाता है। जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड था। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र बागड़ कहलाता था। कोटा और बूंदी का प्रदेश हाड़ौती नाम से प्रसिद्ध था और सीकर, झुंझुनू और चूरू, सीकर, झुंझुनू, चूरू शेखावाटी नाम से जाना जाता था। उसके बाद में है इतिहास का काल विभाजन। मोटे तौर पर मानव के संपूर्ण इतिहास को 3 कालों में विभक्त किया जाता है। यानी इतिहास को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। पहला है प्राक युग, दूसरा है आद्य युग और तीसरा है ऐतिहासिक युग। प्राक युग में उस काल को कहा जाता है जिसके ज्ञान के लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है वो क्या है, प्राक युग। अर्थात मानव लेखन कला से क्या था, अपरिचित था। आद्य युग संज्ञा इतिहास के, आद्य युग की संज्ञा इतिहास के उस काल को दी जाती है जिसके लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं किंतु या तो अस्पष्ट हैं अथवा उनकी लिपि को अभी पढ़ना संभव नहीं हुआ है। यानी आज तक जिसकी लिपि को पढ़ा नहीं गया है उसे इतिहास के कौन से युग में रखेंगे, आद्य युग में रखेंगे। ऐतिहासिक युग उस काल के इतिहास को कहा है जिसके संबंध में स्पष्ट और सुपठित लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। स्पष्ट और सुपठित जो लिखित साक्ष्य है उसको क्या कह दिया, ऐतिहासिक युग। तो 3 काल कौन कौन से, प्राक युग, आद्य युग और ऐतिहासिक युग। प्राक युग में लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, मानव लेखन कला से क्या था, अपरिचित था। आद्य युग में लिखित साक्ष्य हैं लेकिन आज तक उस आद्य युग की लिपि को अपने पढ़ नहीं पाए हैं, तो उसको किस में रख दिया, आद्य युग में। जिस युग के स्पष्ट और सुपठित लिखित साक्ष्य हैं उसको किस युग में रख दिया, ऐतिहासिक युग में। इन अर्थों में भारतीय इतिहास के कालक्रम को इस प्रकार से विभक्त कर सकते हैं। यानी प्राक जो युग है ये सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक का है। प्राक युग हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक के काल को क्या माना गया है, प्राक युग। आद्य युग हड़प्पा सभ्यता के काल से 600 ईसा पूर्व तक का काल किस में आता है, आद्य युग में आता है। और ऐतिहासिक 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक जो जारी है वो किस में आएगा, ऐतिहासिक युग में आएगा। उसके बाद में है प्राग्ञ ऐतिहासिक राजस्थान। प्राक युग में राजस्थान, यानी प्राग्ञ ऐतिहासिक काल में राजस्थान की बात करें, मानव सभ्यता का उदय कहाँ पे हुआ, नदी घाटियों में। नदी घाटियों में ही क्यों हुआ, क्योंकि नदी घाटियों में जल की क्या थी, प्रचुरता के कारण यहाँ अपने आप उत्पन्न होने वाले कंद मूल फल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते थे। यानी नदी घाटी में इसलिए विकसित हुई क्योंकि खाने के लिए यहाँ पे क्या है, अपने आप जो कंद मूल प्रचुर मात्रा में क्या उपलब्ध है। संगन वनों के कारण यहाँ मांस हेतु पशु पक्षी भी आसानी से क्या है, उपलब्ध हो जाते हैं। सैकड़ों वर्षों पूर्व राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ऐसी नहीं थी जैसी आज है। यद्यपि राजस्थान का एक बड़ा भाग आज मरुस्थल है, किंतु विद्वानों की मान्यता है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व इस मरुस्थलीय भूमि में समुद्र विद्यमान था। क्या था यहाँ पे मरुस्थल में, समुद्र। 33 सागर की अपनी बात करें, जैसे सरस्वती, द्वंसवती नदियां इस समुद्र में आकर गिरती थी। यह स्थिति मानव जीवन के लिए सर्वथा उपयुक्त थी। यही कारण है कि ऐसी भौगोलिक स्थिति में राजस्थान को भी मानव सभ्यता के जन्म के प्राचीनतम भूभागों में से एक होने का गौरव प्राप्त हुआ है। मानव सभ्यता के उद्भव के इस काल को पाषाण काल कहते हैं।
मानव सभ्यता का जब जन्म हुआ, उद्भव हुआ, उस काल को अपने क्या कहते हैं? पाषाण काल। इसे भी कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में। और पहला है पूर्व पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है उत्तर पाषाण काल। उसके बाद में है पूर्व पाषाण काल। राजस्थान में मानव का उदय कब हुआ ये निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में हुए उत्खननों से प्राप्त विभिन्न प्रकार के पाषाण यानी अलग अलग प्रकार के पत्थर, विशेष रूप से क्वार्टरजाइट पत्थर के अनेक उपकरण, यानी पाषाण काल में जो उपकरण बने किससे बने हैं? क्वार्टरजाइट पत्थर से। कौन से पत्थर से? क्वार्टरजाइट पत्थर से। आज से लगभग 2 या 1.5 लाख वर्ष पूर्व राजस्थान में एक मानव संस्कृति विद्यमान थी। कितने लाख वर्ष पूर्व? 1.5 लाख वर्ष पूर्व, 1870 ईस्वी में। कब की बात? 1870 में। C.A. हैकेट, कौन से हैकेट? C.A. हैकेट ने सर्वप्रथम जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार खोज निकाली। हैंड एक्स, कुल्हाड़ी, पाषाणकालीन हस्त कुठार किसने खोजी है? C.A. हैकेट ने। कब? 1870 में। कहाँ से? जयपुर और इंद्रगढ़ से। ये जो उपकरण है किस पत्थर से बने हैं? क्वार्टरजाइट से। आगे चलते हैं। कुछ समय पश्चात सैटर्न कार, कौन सी कार? सैटर्न कार, एक व्यक्ति का नाम है। सैटर्न कार ने झालावाड़ से इसी युग के अनेक उपकरण खोजे। अब आपसे पूछ ले झालावाड़ से पूर्व पाषाणकालीन उपकरण किसने खोजे? तो आपका उत्तर क्या रहेगा? सैटर्न कार। कौन सी कार? सैटर्न कार। उसके बाद में इसके बाद हुए योजनाबद्ध उत्खनन में भारतीय पुरातत्व और संग्रहालय विभाग नई दिल्ली, दक्कन कॉलेज पूना के वीरेंद्रनाथ मिश्र, राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के R.C. अग्रवाल, डॉक्टर विजय कुमार, हरीश चंद्र मिश्रा आदि विद्वानों ने राजस्थान की पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता और संस्कृति के विभिन्न पक्षों को सामने लाने में सराहनीय योगदान दिया है। इनके प्रयत्नों से राजस्थान में अजमेर, अलवर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, जयपुर, झालावाड़, जालोर, जोधपुर, पाली, टोंक आदि क्षेत्रों की प्रमुख नदियां, विशेष रूप से चंबल, बनास और उनकी सहायक नदियों के किनारे पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए। राजस्थान में कौन सी नदियों के किनारे पूर्व पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं? चंबल, बनास और उनकी सहायक नदियों के। जालोर में इस युग के उपकरणों की खोज श्री बी ओलचिन ने की थी। जालोर में ओलचिन ने की है, झालावाड़ में सैटर्न कार ने की है। सबसे पहले जयपुर और इंद्रगढ़ में C.A. हैकेट ने 1870 में क्या खोज निकाला? हस्त कुठार, पूर्व पाषाणकालीन। और ये उपकरण किससे बने हुए हैं? क्वार्टरजाइट से बने हुए हैं। ये जो पूर्व पाषाणकालीन अवशेष हैं, उत्खनन उपकरण है, कौन सी नदियों से मिले हैं? चंबल, बनास और उसकी सहायक नदियों से मिले हैं। उसके बाद में है मध्य पाषाण काल। मानव सभ्यता के क्रमिक विकास की कहानी की दूसरी कड़ी में राजस्थान के प्रागैतिहासिक काल में मध्य पाषाण काल रहा। पश्चिमी राजस्थान में लूणी पूर्व पाषाणकालीन से कौन सी थी? चंबल और बनास। मध्य पाषाण में किसका नाम आ गया? लूणी और उसकी सहायक नदियों। चित्तौड़ की बेड़च नदी घाटी, कौन सी नदी घाटी? बेड़च नदी घाटी। विराटनगर से मध्य पाषाणकालीन उपकरण मिले। विराटनगर, चित्तौड़ की बेड़च नदी घाटी और लूणी की सहायक नदियों में क्या है? मध्य पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। इस काल के उपकरण छोटे, हल्के और कुशलता से निर्मित हैं। ये उपकरण जेस्पर, एगेट, चर्ट, कार्नेलियन, क्वार्टरजाइट, कैल्सिडोनी आदि पाषाणों से बने हैं। पूर्व पाषाणकालीन तो केवल किससे बने थे? क्वार्टरजाइट। और ये जो है मध्य पाषाणकालीन, ये जेस्पर, एगट, चर्ट, कार्नेलियन, क्वार्टरजाइट, कैल्सिडोनी आदि पाषाणों से बने हैं, जिनमें ब्लेड, इग्रेवर, ट्राइएंगल, क्रेसेंट, ट्रेपेज, स्क्रेपर, पॉइंटर आदि उल्लेखनीय। ये उपकरणों के नाम है जो उपकरण हमें मध्य पाषाण काल से मिले। ब्लेड, इग्रेवर, ट्राइएंगल, क्रेसेंट, ट्रेपेज, स्क्रेपर, पॉइंटर। पत्थर के बने इन छोटे उपकरणों को
लघु पाषाण उपकरण कहा गया है। माइक्रोलिथ किस काल के उपकरण है? मध्य पाषाण काल के। राजस्थान में कहाँ से मिले हैं? लूणी और उसकी सहायक नदी, चित्तौड़ की बेड़च नदी घाटी और विराटनगर से क्या मिले हैं? मध्य पाषाण कालीन उपकरण मिले हैं। इसके बाद तीसरा काल है उत्तर नवपाषाण काल। उत्तर पाषाण काल या नवपाषाण काल। भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में उत्तर नवपाषाणकालीन सभ्यता का उदय हुआ। अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर आदि स्थानों से उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता के अनेक उपकरण क्या है? प्राप्त हुए हैं। उसके बाद में है राजस्थान में धातु काल। वो तो था पाषाण काल, 3 भागों में बांटा गया था, पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण और उत्तर पाषाण या नवपाषाण। और उसके बाद में राजस्थान में धातु काल। धातु में आएगा ताम्र पाषाण, ताम्र कांस्य काल। धातु काल के अंतर्गत राजस्थान के भी अनेक स्थानों से ताम्र पाषाण और ताम्र काल के अवशेष मिले हैं, जो तत्कालीन युग में राजस्थान के मानव के सांस्कृतिक विकास पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। अब ताम्र पाषाण काल के उपकरण अपने कहाँ से मिले हैं? राजस्थान की ताम्रकालीन संस्कृति के प्राचीन स्थलों में गणेश्वर कहाँ पे है? सीकर में। कालीबंगा कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में। गिलूंड कहाँ पे है? राजसमंद में। आहाड़ और झाड़ोल कहाँ पे है? उदयपुर में। पिंड पाडलिया कहाँ पे है? चित्तौड़ में। कुराड़ा कहाँ पे है? नागौर में। साबणिया पुगड़ कहाँ पे है? बीकानेर में। नंदलालपुरा, किराडोत और चीथवाड़ी कहाँ पे है? जयपुर में। एलाना कहाँ पे है? जालोर में। बूढ़ा पुष्कर कहाँ पे है? अजमेर में। कोल माहौली कहाँ पे है? सवाई माधोपुर में। मल्हा कहाँ पे है? भरतपुर में। अब आपसे पूछ ले निम्न में से कौन सा स्थान ताम्र पाषाण काल से संबंधित है? नहीं है, तो आपको ध्यान में रखना है। एक तो है गणेश्वर, कहाँ पे है? सीकर में, ये आप सबको पता है। कालीबंगा हनुमानगढ़ सबको पता है। गिलूंड राजसमंद पता है। आहाड़ झाड़ोल कहाँ पे है? उदयपुर में। पिंड पांडलिया चित्तौड़गढ़ में। ध्यान से देखना कौन सा? पिंड पांडलिया कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। कुराड़ा कहाँ पे है? नागौर में। साबणिया और पुगड़ बीकानेर में। नंदलालपुरा, किराडोत और चीथवाड़ी कहाँ पे है? जयपुर में। अब ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा ताम्र पाषाणकालीन स्थल जयपुर जिले में स्थित नहीं है? तो 3 ध्यान में रखना। एक तो कौन सा? नंदलालपुरा। कौन सा लालपुरा? नंदलालपुरा। दूसरा किरोडोत, तीसरा है चीथवाड़ी। ये तीनों के तीनों कहाँ पे हैं? जयपुर में है। फिर इसके बाद में एलाना। एलाना कहाँ पे है? जालोर में है। एलाना कहाँ पे है? जालोर में। फिर उसके बाद में आगे है लोह काल। लोह काल में ताम्र कांस्य काल के पश्चात लोहे का ज्ञान और उसका प्रयोग मानव इतिहास की युगांतरकारी घटना थी। मानव इतिहास की क्या थी? युगांतरकारी घटना। इसने कृषि उपकरणों तथा हथियारों की गुणवत्ता को बढ़ाकर सारे परिदृश्य को ही बदल दिया। अब लोहे की खोज से किसमें परिवर्तन आया? एक तो कृषि उपकरणों में, दूसरा हथियारों की गुणवत्ता में भी क्या आ गया? परिवर्तन आ गया। राजस्थान में लोहे काल में नौह भरतपुर, जोधपुरा जयपुर, सुनारी झुंझुनू और रेड टोंक। ध्यान में रखना, अपने क्या है? झाड़ोल, गणेश्वर, कालीबंगा सब एक में ही पढ़ लेते हैं, लेकिन लोहे और ताम्र काल की दृष्टि से सब क्या है? अलग अलग है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि निम्न में से कौन सी सभ्यता लोहे कालीन है? तो अपने नौह भरतपुर नौहे कालीन है, जोधपुरा जयपुर नौहे कालीन है, सुनारी झुंझुनू नौहे कालीन है, रेड टोंक नौहे कालीन है। आदि स्थानों से लोहे संस्कृति समय के अनेक हथियार और उपकरण मिले हैं। नौह से प्राप्त लोहे के अवशेष भारत में लोहे युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। यानी इससे में ऐसा पता चलता है कि लोहे की खोज कब की गई और लोहा कब से प्रचलन में है। जोधपुरा और सुनारी से लोहे गलाने की भट्टियां मिली हैं।
लोहे गलानी की भट्टियां कहाँ से मिली है? जोधपुरा, जयपुर और सुनारी, झुंझुनू से। अस्त्र शस्त्र उपकरण बनाने के कारखाने भी कहाँ से मिले हैं? जोधपुरा, जयपुर और सुनारी, झुंझुनू से। रेड को लोहे सामग्री प्रचुरता के कारण प्राचीन राजस्थान का क्या कहा जाता है? टाटानगर कहा जाता है। इसके बाद में है लोहे काल के पश्चात भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में स्लेटी रंग की चित्रित धूसर मर्दभांड संस्कृति। कौन सी संस्कृति? स्लेटी रंग की चित्रित धूसर मर्दभांड संस्कृति। पेंटेड ग्रे वेयर PGW का उदय हुआ। इस संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? विराटनगर से। स्लेटी रंग की चित्रित दूसर मर्दभांड संस्कृति कहाँ से मिली है? विराटनगर से। साथ में जोधपुरा, जयपुर से। साथ में सुनारी, झुंझुनू। साथ में नोह, भरतपुर आदि स्थानों से मिले हैं। इस संस्कृति का उदय कब हुआ? 600 ईसा पूर्व में हुआ। कब हुआ उदय? 600 ईसा पूर्व में। इसके पश्चात भारतीय इतिहास के साथ राजस्थान के इतिहास का भी ऐतिहासिक युग आरंभ हो जाता है। उसके बाद में अपने बात करते हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। सबसे पहले सभ्यताओं में पढ़ते हैं कालीबंगा। कालीबंगा प्राचीन दृश्यवंती और सरस्वती नदी घाटी, वर्तमान की कौन सी नदी? घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता विकसित हुई है। ये हड़प्पा से भी क्या है? प्राचीन है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कौन से जिले में? हनुमानगढ़ जिले में। आज से 6000 वर्ष से अधिक प्राचीन मानी जाती है, यानी ये 6000 वर्ष से अधिक प्राचीन सभ्यता है। इस स्थल का नाम कालीबंगा कैसे रखा गया? खुदाई के दौरान काली चूड़ियों के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? कालीबंगा। क्योंकि पंजाबी भाषा में चूड़ी को क्या कहते हैं? बंगा कहते हैं। सर्वप्रथम 1952 में, कब? 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। आपसे पूछ ले कालीबंगा की खोज किसने की? 1952 में अमलानंद घोष ने की। तत्पश्चात 1961-62 में उत्खनन पूछ ले तो कब हुआ? 1961-62 में। करने वाले व्यक्ति कौन? बीबी लाल और बीके थापर क्या कर रहे हैं? कालीबंगा का उत्खनन। कब कर रहे हैं? 1961-62 में। खोज कब हुई? 1952 में। करने वाला व्यक्ति कौन? अमलानंद घोष। कितने वर्ष पुरानी? 6000 वर्ष से अधिक पुरानी। कौन से जिले में स्थित? हनुमानगढ़ जिले में स्थित। कौन सी नदी के किनारे? दरस्वती, सरस्वती या वर्तमान की घग्गर नदी के किनारे पे स्थित है। उसके बाद में अपने बात करते हैं इस सभ्यता से, हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन है। इसमें से कुल कितने कर्मिक स्तर मिले हैं? देखना यहाँ पे। इस सभ्यता से 5 स्तर मिले। सभ्यता के कितने स्तर मिले हैं? 5। प्रथम जो 2 स्तर है वो तो क्या है? हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है, हड़प्पा सभ्यता से भी पहले के हैं। तीसरा, चौथा और 5वां जो स्तर है वो हड़प्पा सभ्यता का है या हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है। इस कारण कालीबंगा सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है प्राक हड़प्पा सभ्यता, दूसरा है हड़प्पा सभ्यता। यानी प्रारंभ के 2 स्तर किसके हैं? प्राक हड़प्पा सभ्यता के हैं। बाद के तीसरा, चौथा और 5वां किसका है? हड़प्पा सभ्यता का है। कालीबंगा सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर था। कैसा नगर था? सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर। मकान बनाने में मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर प्रयुक्त किया गया है, यानी कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन एवं उनके अवशेष पतले एवं हल्के थे। पतले और कैसे थे? हल्के। तथा उनमें सुंदरता व सुडोलता का क्या था? अभाव था। सुंदर और सुडोल नहीं थे। मिट्टी के बर्तन मिले हैं, वो भी क्या? पतले और हल्के। बर्तनों का रंग कैसा है? लाल। और काले व सफेद रंग की इस पे क्या बनी हुई है? रेखाएं खींची गई, डिजाइन बनाया गया है। किस रंग से? काले व सफेद रंग से। यहाँ से जुते हुए खेत के क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं। ऐसा अनुमान है कि लोग एक ही खेत में 2 फसल, एक साथ कितनी फसल? 2 फसल बोई गई है। कालीबंगा से मिले कब्रिस्तान से स्वाधान पद्धति की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। उसके बाद में देखिए
एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं। कितने छिद्र? 6 छिद्र, जिससे मस्तिष्क शोध बीमारी के इलाज का प्रमाण मिलता है। सीधा पूछ ले, मस्तिष्क शोध बीमारी के इलाज का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से। यहाँ से प्राप्त खिलौना बैलगाड़ी। कैसी बैलगाड़ी? खिलौना, टाबर को खिलौना। हवन कुंड, क्या मिला है? हवन कुंड, अग्नि कुंड, लकड़ी की नाली, बेलनाकार मोहर। क्या क्या मिला है? एक तो जुते हुए खेत के साक्ष्य, दूसरा कब्रिस्तान से समाधान पद्धति के साक्ष्य, तीसरा बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र, मस्तिष्क शोध बीमारी के इलाज का प्रमाण। खिलौना, बैलगाड़ी, हवन कुंड, लकड़ी की नाली और बेलनाकार मुहर मिली है। लाल रंग के बर्तन, बर्तनों पे सफेद और काले रंग से रेखाएं खींची गई है। ठीक है। उसके बाद में दूसरी सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता, आहड़ सभ्यता। कौन सी है? आहड़ सभ्यता। आहड़ कहाँ पे है? उदयपुर शहर के पास। कौन सी नदी के किनारे? आहड़ या आयड़ नदी के तट पर बसे। आहड़ के उत्खनन के फलस्वरूप 4000 वर्ष पुरानी। कालीबंगा कितनी? 6000 वर्ष पुरानी। आहड़ कितनी? 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युगीन सभ्यता। किस युग से संबंधित है? पाषाण धातु युग के अवशेष सामने आए हैं। यह सभ्यता एक टीले के नीचे दबी हुई प्राप्त हुई है। किसके नीचे? एक टीले के नीचे, जिसे धूल कोट या धूल यानी जिसे धूल कोट धूल यानी मिट्टी का टीला कहते हैं। सर्वप्रथम 1953 में। वो कब? 1952 में। ये कब? 1953 में। अक्षय कीर्ति व्यास, क्या नाम है? अक्षय कीर्ति व्यास या रतन चंद्र अग्रवाल, RC अग्रवाल या HD सांकलिया के निर्देशन में उत्खनन कार्य हुआ। वहां पे उत्खनन किसने किया? 1961-62 में बीबी लाल और BK थापर ने। आहड़ में किसने किया है? अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल, HD सांकलिया के निर्देशन में। सबसे पहले किसने किया था? अक्षय कीर्ति व्यास ने। उसके बाद में रतन चंद्र अग्रवाल और HD सांकलिया के निर्देशन में क्या हुआ? उत्खनन हुआ। इस सभ्यता के लोग मकान बनाने में धूप में सुखाई गई ईंटों एवं पत्थरों का प्रयोग करते थे। ईंटों के साथ साथ किसका प्रयोग होता था? पत्थरों का। आहड़ के लोग अपने मृतकों को गहनों व आभूषणों के साथ दफनाते थे। पूछ ले, कौन सी सभ्यता में मृतकों को गहनों व आभूषणों के साथ दफनाया गया? आहड़ सभ्यता में। इनकी मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा का समर्थन होने का प्रमाण है। उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले हैं। मिट्टी के बर्तन क्या है? सबसे ज्यादा मिले हैं, जो आहड़ को लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र सिद्ध करते हैं। यहाँ वहां से कैसे मिले? लाल बर्तन मिट्टी के, यहाँ से लाल और काले मिट्टी। आहड़ का दूसरा नाम क्या है? ताम्रवर्ती नगरी। ताम्रवर्ती नगरी किसे कहते हैं? आहड़ को कहते हैं। जो यहाँ के तांबे के औजारों और उपकरणों के अत्यधिक प्रयोग के कारण रखा गया है। तांबे के औजारों और उपकरणों का क्या किया गया है? अत्यधिक प्रयोग। उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से रंगाई छपाई व्यवसाय की उन्नत होने का अनुमान लगाया जाता है। अब आहड़ की बात की थी अपने, कौन से शहर में है? कौन से जिले में? उदयपुर में। कौन सी नदी के किनारे? आहड़ या आयड़ नदी के किनारे। सबसे पहले कितने हजार वर्ष? 4000 वर्ष पुरानी। सबसे पहले 1953 में किसने उत्खनन किया? अक्षय कीर्ति व्यास ने। फिर उसके बाद में रतन चंद्र अग्रवाल और HD सांकलिया ने। मकान किससे बने? ईंटों और पत्थरों से। आहड़ के लोग मृतकों के साथ गहनों और आभूषणों को क्या है? दफनाते थे। मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा का क्या मिलता है? समर्थन का प्रमाण। मिट्टी के सर्वाधिक बर्तन मिले, इसलिए इसे लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति भी क्या है? कहा जाता है। दूसरा नाम क्या है? ताम्रवर्ती नगरी। इसके अलावा धूलकोट, धूल यानी मिट्टी का टीला। तांबे के औजारों के सर्वाधिक उपकरण के कारण इसे क्या कहा गया? ताम्रवर्ती नगरी। इसके अलावा यहाँ से ठप्पों से रंगाई छपाई के व्यवसाय का भी क्या मिलते हैं? प्रमाण मिलते हैं। उसके बाद है गिलूंड सभ्यता।
कौन से जिले में स्थित है? राजसमंद जिले में। कौन सी नदी के? बनास नदी के तट पर। 2 टीलों के उत्खनन के फलस्वरूप आहड़ संस्कृति से जुड़ी यह सभ्यता प्रकाश में आई। कितने टीले? 2 टीले। बनास संस्कृति के नाम से क्या है? पुकारा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? बनास संस्कृति। 1957-58 में बीबी लाल के निर्देशन में क्या किया गया? उत्खनन। इसके अलावा बीबी लाल कौन सी सभ्यता से जुड़े हैं? कालीबंगा सभ्यता से। तत्पश्चात 1998 से 2003 के मध्य पूना के डॉक्टर VS शिंदे तथा पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल के द्वारा यहाँ क्या किया गया? उत्खनन। सबसे पहले किसके द्वारा? बीबी लाल के द्वारा। कब किया गया? 1957-58 में। कौन सी नदी के किनारे? बनास नदी के किनारे। कौन से जिले में? राजसमंद जिले में। कितने टीले? 2 टीले। क्या कहा जाता है? बनास संस्कृति के नाम से पुकारा जाता है। 1998-2003 में मध्य के पूना के डॉक्टर VS शिंदे और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल के निर्देशन में क्या हुआ? उत्खनन। उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के क्या मिले हैं? अवशेष, जिसका समय क्या माना गया? 1900 से 1700 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। गिलूड से 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की मिट्टी के बर्तन। सादे, काले, पॉलिशदार, भूरे, लाल व काले। लाल व काले कहाँ से मिले थे? आहड़ से। केवल लाल कहाँ से मिले थे? कालीबंगा से। सादे, काले, पॉलिशदार, भूरे, लाल और काले 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन कहाँ से मिले हैं? गिलूड से। उसके बाद में है उत्खनन में मिट्टी के खिलौने क्या मिले हैं? मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियां, हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष मिले हैं। हाथी दांत की चूड़ियां कहाँ से मिली है? गिलूड से मिली है। आहड़ में पक्की ईंटों, आग में पकाई हुई ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि गिलूड में इनका प्रचुर उपयोग हुआ है। आहड़ में क्या है? धूप में पकाई गई ईंटें थी, साथ में पत्थर थे। और गिलूड में क्या है? आग में पकाई गई ईंटों का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। उसके बाद में है बागोर सभ्यता। कौन सी सभ्यता? बागोर। कौन से जिले में? भीलवाड़ा जिले में। कौन सी नदी के तट पर? कोठारी नदी के तट पर। डॉक्टर VN मिश्र के निर्देशन में 1967 और 70 ईस्वी तक क्या किया गया? उत्खनन कार्य। तो उत्खनन कार्य कब? 1967 से 70 के बीच में। किसके निर्देशन में? डॉक्टर VN मिश्र के निर्देशन में। उत्खनन के दौरान यहाँ प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता के क्या मिलते हैं? अवशेष। पहले वाले ताम्रपाषाण कालीन, यहाँ पे किसके हैं? प्रागैतिहासिक सभ्यता। कालीबंगा में किसके हैं? प्राक हड़प्पा और हड़प्पा सभ्यता। 4 से 5000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। कितनी पुरानी? 4 से 5000 ईसा पूर्व पुरानी। यहाँ से बड़ी संख्या में क्या मिले हैं? लघु पाषाण। क्या मिले हैं? लघु पाषाण उपकरण। इस सभ्यता के निवासियों के आखेटक होने को प्रमाणित करते हैं। आखेटक यानी शिकार करने वाले। क्या करने वाले? शिकारी लोग थे। कौन सी सभ्यता के? बागोर सभ्यता के। बागोर से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। जिन छेद वाली सुई, कौन सी सुई? छेद वाली सुई सबसे महत्वपूर्ण है। सीधा पूछ ले, छेद वाली सुई कहाँ से मिली? तो बागोर से मिली है। और क्या मिले हैं? तांबे के उपकरण में छेद वाली सुई मिली है। यहाँ से कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य। कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से? बागोर से। बागोर मध्य पाषाणकालीन सभ्यता स्थल लघु पाषाण उपकरण का क्या था? प्रमुख केंद्र था। का मध्य पाषाणकालीन सभ्यता स्थल और लघु पाषाण उपकरण का क्या था? प्रमुख केंद्र था। क्या मिला है? छेद वाली सुई। कृषि एवं पशुपालन के क्या मिले हैं? प्राचीनतम साक्ष्य। यहाँ के निवासी क्या थे? आखेटक शिकारी थे। उसके बाद में है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर, नीम का थाना, सीकर। कौन सी नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे। ताम्रयुगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल। ताम्रयुगीन संस्कृति का उद्गम कहाँ से होता है? गणेश्वर। इसी कारण गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी कहा जाता है। रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में क्या हुआ? उत्खनन। 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के क्या मिले हैं? अवशेष। कितने?
कौन सी, कितनी पुरानी सभ्यता, 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के क्या मिलते हैं अवशेष। उत्खनन किसने किया, रतन चंद्र अग्रवाल ने। कौन सी नदी के किनारे, कांतली नदी के किनारे। किस युग की ताम्रयुगीन संस्कृति है, कहाँ पे, गणेश्वर नीम का थाना सीकर में है। गणेश्वर से अत्यधिक मात्रा में तांबे के आयुध उपकरण मिले हैं, आयुध यानी युद्ध करने वाले उपकरण, हथियार मिले हैं। इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं में प्राचीनतम सिद्ध करती है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन कौन सी, गणेश्वर सभ्यता। यहाँ से तांबे के उपकरण व पात्रों में 99% क्या है, तांबा है, जो इस क्षेत्र में तांबे की प्रचुर प्राप्ति का क्या है, प्रमाण है। यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं उन्हें कृष्णवर्णी मृद पात्र कहते हैं। कृष्णवर्णी मिट्टी के बर्तनों को क्या कहते हैं, कृष्णवर्णी मृद पात्र कहते हैं। बर्तन काले और नीले रंग से सजाए हुए हैं। किस रंग से, काले और नीले। अब साथ में एक क्या जुड़ गया, नीला। पहले सबसे पहले काली मूंगा में क्या था, लाल। आहड़ में आए तो क्या हो गया, लाल व काला। गिलूंड में आए तो कितने प्रकार के, 5 प्रकार के हो गए। और गणेश्वर में कैसे, काले और नीले रंग से बर्तनों की क्या की गई, सजावट। इन मृद भांडों को क्या कहा गया, कृष्णवर्णी मृद पात्र। गणेश्वर भारत की ताम्र सभ्यताओं की क्या है, जननी माना जाता है। यहाँ से तांबा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में भी क्या है, भेजा जाता था। इसके बाद में है अन्य महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यताएं। भीनमाल जालोर की सभ्यता, कहाँ की, भीनमाल जालोर की सभ्यता एक महत्वपूर्ण सभ्यता है। इसका उत्खनन आरसी अग्रवाल ने करवाया। किसने करवाया, आरसी अग्रवाल ने। यहाँ से एक रोमन एम्फोरा सूरा पात्र क्या मिला है, एक रोमन एम्फोरा मिला है, जिसे क्या कहते हैं, सूरा पात्र। सूरा यानी मदिरा यानी शराब का पात्र, जिसे क्या नाम दिया गया, रोमन एम्फोरा। कौन सी सभ्यता से मिला है, भीनमाल जालोर से। ये एक यूनानी सुराही है। यूनानी क्या है, ये सुराही है, जो इसके विदेशी व्यापार केंद्र होने की क्या करती है, पुष्टि करती है कि ये विदेशी व्यापार का क्या था, केंद्र था। इसकी पुष्टि कहाँ से होती है, यूनानी सुराही रोमन एम्फोरा से। कौन सी सभ्यता, भीनमाल सभ्यता। किस प्रकार का व्यापारिक केंद्र, विदेशी व्यापारिक केंद्र। भीनमाल का प्राचीन नाम क्या है, श्रीमाल है। इसी प्रकार ईश्वरवाल कौन से जिले में, उदयपुर। भीनमाल कौन से में थी, जालोर में। ईसवाल कौन से में, उदयपुर में। प्राक ऐतिहासिक कालीन क्या है, सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। कौन सी सभ्यता है, प्राक ऐतिहासिक कालीन सभ्यता। यहाँ से समृद्धि लोह उद्योग के क्या मिले हैं, साक्ष्य। समृद्ध लोह उद्योग के क्या मिले हैं, साक्ष्य। उसके बाद में है प्राचीन मत्स्य जनपद में स्थित बेराठ जयपुर की बिज्जक पहाड़ी, भीम की डूंगरी क्या है, बिज्जक पहाड़ी, भीम की डूंगरी और महादेव जी की डूंगरी। बेराठ सभ्यता पूछ ले कौन कौन सी पहाड़ियों पे है, तो 3 पहाड़ियां। पहली कौन सी, बिज्जक पहाड़ी। दूसरी कौन सी, भीम की डूंगरी। तीसरी कौन सी, महादेव जी की डूंगरी से हड़प्पा सभ्यता वह मौर्य काल के क्या मिलते हैं, अवशेष। सीधा पूछ ले कि राजस्थान में मौर्य काल के अवशेष कहाँ से मिले हैं, बेराठ जयपुर से। कौन से जनपद में था, मत्स्य जनपद में। कितनी पहाड़ियों पे बसा, 3। पहली कौन सी, बिज्जक पहाड़ी। दूसरी कौन सी, भीम की डूंगरी। तीसरी कौन सी, महादेव जी की डूंगरी। दयाराम साहनी, कौन से साहनी, दयाराम साहनी। नील रतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित जैसे विद्वान इसके क्या थे, उत्खनन से जुड़े हुए थे। उत्खनन किसने किया, दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित के द्वारा किया गया। बेराठ से एक गोल मंदिर व अशोक स्तंभ के अवशेष प्राप्त होते हैं। गोल मंदिर व अशोक स्तंभ के क्या प्राप्त हुए हैं, अवशेष प्राप्त हुए हैं। बेराठ के समीप अशोक का भाबरू अभिलेख प्राप्त होता है। बेराठ के समीप अशोक का भाबरू अभिलेख क्या है, प्राप्त हुआ है, जो अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का सबसे पुख्ता प्रमाण है। सीधा पूछ ले अशोक का बौद्ध होने का सबसे पुख्ता प्रमाण क्या है, तो भाबरू अभिलेख है। कहाँ से मिला है, बेराठ से मिला है। उसके बाद में है बालाथल। बालाथल भी कहाँ पे, उदयपुर में। वीएन मिश्र के निर्देशन में क्या हुआ, उत्खनन हुआ। एक ताम्र पाषाण कालीन क्या है, सभ्यता है।
इस सभ्यता का संपर्क हड़प्पा सभ्यता से होने का पुख्ता प्रमाण होता है। कौन सी सभ्यता से? हड़प्पा सभ्यता से। अब तक उदयपुर में कौन कौन सी? आहड़, आहड़ के बाद ईसवाल, ईसवाल के बाद में बालाथल। इन महत्वपूर्ण सभ्यताओं के अतिरिक्त हमें रंग महल की सभ्यता कहाँ पे है? हनुमानगढ़ जिले में। ओजियाना कहाँ पे है? भीलवाड़ा। नगरी कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़। बरौर कहाँ पे है? गंगानगर। तिलवाड़ा कहाँ पे है? बाड़मेर। जोधपुरा कहाँ पे है? जयपुर। सुनारी कहाँ पे है? झुंझुनू। नोह कहाँ पे है? भरतपुर। नगर कहाँ पे है? टोंक। आदि प्राचीन सभ्यताओं के राजस्थान में क्या मिलते हैं? अवशेष मिलते हैं। उसके बाद राजस्थान में आर्य संस्कृति का प्रसार। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद आपको पता है वैदिक सभ्यता ही, वैदिक सभ्यता के जो लोग थे वो थे आर्य। तो आर्य संस्कृति का राजस्थान में प्रचार प्रसार की बात करते हैं। हड़प्पा के पतन के बाद 1800 ईसा पूर्व के आसपास के बाद भारतीय इतिहास में वैदिक सभ्यता का क्या है? समय प्रारंभ होता है। वैसे वैदिक सभ्यता का समय माना गया है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच का समय किसका है? वैदिक सभ्यता का समय है। वैदिक सभ्यता नाम इसलिए दिया गया कि इसमें वेदों की रचना हुई थी। इस सभ्यता के बारे में जानने का प्रमुख स्रोत 4 वेद हैं। वैदिक सभ्यता के बारे में जानने का प्रमुख स्रोत क्या है? 4 वेद। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसलिए इसको क्या कह दिया गया? वैदिक सभ्यता। राजस्थान इस सभ्यता के अवशेष, राजस्थान में वैदिक सभ्यता के अवशेष अनूपगढ़ के तरखान वाला डेरा और चक 64 से मिले हैं। राजस्थान में कहाँ से? श्री गंगानगर जिले के अनूपगढ़ तहसील में तरखान वाला डेरा व चक 64 से मिले हैं। महाकाव्य काल में राजस्थान में आर्यों की अनेक बस्तियों के क्या मिलते हैं? उल्लेख मिलते हैं। रामायण से ज्ञात होता है कि राम रावण युद्ध के समय जब दक्षिणी सागर ने अपने ऊपर सेतु बनवाना स्वीकार नहीं किया तो भगवान राम ने उसे भयभीत करने के लिए खींचा हुआ अपना अमोघ अस्त्र राजस्थान की ओर फेंका था। अमोघ अस्त्र किस ओर फेंका? राजस्थान की ओर। कहां से जानकारी मिली? रामायण से, जिससे यहाँ समुद्र के स्थान पर क्या बन गया? मरुस्थल हो गया। यद्यपि आज वैज्ञानिक युग में इस कथा को स्वीकार नहीं किया जा सकता, किंतु रामायण के रचयिता राजस्थान के भूभाग से परिचित थे, यह तो प्रमाणित हो ही जाता है। महाभारत में भी राजस्थान के आर्यों का पर्याप्त उल्लेख हुआ है। महाभारत के अनुसार राजस्थान का जांगल देश यानी बीकानेर कौरव पांडव राज्य के अधीन था। बीकानेर किसके अधीन था? कौरव पांडव के अधीन। किसके अनुसार? महाभारत के अनुसार। और मत्स्य राज्य उनका मित्र या अधीनस्थ राज्य था। कहा जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का 1 वर्ष भेष बदलकर मत्स्य देश के शासक विराट के दरबार में व्यतीत किया था। अज्ञातवास का 1 वर्ष कहाँ पे? मत्स्य देश के राजा विराट के दरबार में व्यतीत किया। महाभारत युद्ध में विराट अपनी सेना सहित पांडवों की ओर से लड़ता हुआ मारा गया था। भारतीय इतिहास की भांति महाभारत के युद्ध के पश्चात महात्मा बुद्ध के समय तक राजस्थान का इतिहास भी अंधकार में है, क्योंकि इस समय के बारे में जानने के पर्याप्त पुरातात्विक व लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते। किंतु बुद्ध के समय से भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक युग के आरंभ होने के साथ ही राजस्थान के इतिहास के संबंध में भी पहले की अपेक्षा कुछ अधिक स्पष्ट और प्रामाणिक जानकारी मिलने लगती है। बौद्ध ग्रंथों के आधार पर विद्वानों का मत है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय राजनीतिक रंगमंच में 2 प्रवृत्तियां विशेष रूप से दिखाई देती है। प्रथम है जनपदों का उदय और दूसरी है साम्राज्य विस्तार हेतु जनपदों के मध्य संघर्ष, और उसके बाद क्या बन गए? महाजनपद। इसके बाद है राजस्थान के जनपद। राजस्थान के जनपदों की अगर बात करें आर्यों के प्रसार के अंतर्गत, उसके पश्चात भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी अनेक जनपदों का क्या हुआ? उदय और विकास पतन हुआ। बौद्ध साहित्य, बौद्ध ग्रंथ, अगुंतर निकाय,
इसमें कितने महाजनपदों की सूची है? 16 महाजनपदों की। 16 महाजनपदों का क्या मिलता है? उल्लेख कौन से ग्रंथ में? गुंतर निकाय। किसका? बौद्ध ग्रंथ। उनमें से मत्स्य जनपद तो राजस्थान में स्थित था। राजस्थान का अनेक भाग कुरु, सूरसेन और अवंती महाजनपदों के अंतर्गत थे। कुरु, सूरसेन किसके थे? अवंती महाजनपद के। इसके अतिरिक्त चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र सीवी जनपद कहलाता था। किसके आसपास का? चित्तौड़ के आसपास का। 327 ईसा पूर्व में सिकंदर के आक्रमणों के कारण अपनी सुरक्षा और अस्तित्व की रक्षा के लिए पश्चिमोत्तर सीमा से कुछ कबीले जैसे मालव, योद्धा और अर्जुनैन कहाँ आ गए? राजस्थान में आके बस गए। किसके आक्रमण के कारण? सिकंदर के आक्रमण के कारण। सिकंदर ने आक्रमण कब किया? 327 ईसा पूर्व में। कौन कौन से कबीले? मालव, योद्धा और अर्जुनैन कहाँ आ गए? राजस्थान। मत्स्य जनपद आर्य जन के रूप में मत्स्य जाति का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ है, जो इसकी प्राचीनता का प्रतीक है। मत्स्य जाति का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे है? ऋग्वेद में। शतपथ ब्राह्मण और कौशितिकीय उपनिषद में भी मत्स्य जन का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। कौन से ब्राह्मण ग्रंथ में? शतपथ ब्राह्मण में। इसके अलावा कौशितिकीय उपनिषद में। इसके अलावा ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? मत्स्य जन का उल्लेख है। महाभारत में भी मत्स्य जनपद की गणना भारत के प्रमुख जनपदों में की जाती है। इसके अलावा महाभारत में भी मत्स्य जनपद का क्या है? उल्लेख है। अनुमान है कि दक्षिण में इसका विस्तार चंबल की पहाड़ियों तक और पश्चिम में पंजाब में सरस्वती के जंगलों तक था। विस्तार चंबल की पहाड़ियों तक और पश्चिम में पंजाब में सरस्वती के नदी के जंगलों तक मत्स्य जनपद का क्या था? विस्तार। इस प्रदेश में आधुनिक जयपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, भरतपुर के कुछ भाग क्या हैं? सम्मिलित हैं। भरतपुर के कुछ भाग सम्मिलित हैं। महाभारत काल में मत्स्य जनपद का शासक कौन था? सीधा पूछ ले कि महाभारत काल में मत्स्य जनपद का शासक कौन था, तो उत्तर रहेगा विराट। जयपुर से 85 किलोमीटर दूर स्थित विराट नगर बैराट बसाकर उसे मत्स्य जनपद की क्या बनाया गया? राजधानी। विराट की पुत्री का नाम था उत्तरा का विवाह किसके साथ? अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ। विराट की पुत्री उत्तरा, उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ। इन्हीं का पुत्र परीक्षित कालांतर में पांडवों के राज्य का क्या बन गया? उत्तराधिकारी बन गया। पांडवों के राज्य का उत्तराधिकारी कौन बना? परीक्षित। महाभारत काल के पश्चात मत्स्य जनपद के इतिहास में के संबंध में अधिक जानकारी नहीं मिलती। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का मत है महाभारत के बाद कुरु यादव जनपद के निर्बल हो गए। इन शक्तिशाली जनपदों की निर्बलता का लाभ उठाकर मत्स्य राज्य शक्तिशाली हो गया। यानी गोपीनाथ शर्मा कहता है कि महाभारत के बाद कुरु और यादव जनपद क्या हो गया? निर्बल। इसका फायदा किसने उठाया? मत्स्य जनपद ने उठाया। उसकी राजधानी विराट नगर की क्या हुई? समृद्धि। मत्स्य जनपद के निकट आधुनिक अलवर के कुछ भागों में सालव जाति रहती थी। कौन सी जाति? सालव। अस्पष्ट सीमा को लेकर इन दोनों में प्राय क्या होता था? संघर्ष होता था। सालवों की भांति चेदी जनपद भी मत्स्य जनपद का क्या था? पड़ोसी था। चूंकि दो पड़ोसी राजनीतिक शक्तियों में क्या है? प्राय शत्रुता रहती है, अतः चेदी और मत्स्य जनपद में भी संघर्ष चलता रहता था। मत्स्य का संघर्ष किसके साथ? एक तो सालव के साथ, दूसरा चेदी जनपद के साथ। एक अवसर पर चेदी राज्य ने पूर्ण शक्ति के साथ मत्स्य राज्य पर आक्रमण कर मत्स्य जनपद को चेदी जनपद में मिला लिया। अनुमान है कि मत्स्य जनपद अधिक समय तक चेदी जनपद के अधीन नहीं रहा और कुछ समय बाद ही उसने अपनी स्वतंत्रता पुनः प्राप्त करी। कुछ समय बाद ही मत्स्य जनपद मगध की साम्राज्यवादी नीति का क्या हो गया? शिकार। पहले तो किसने अधिकार किया? चेदी ने। बाद में किसने? मगध ने। मगध के सम्राटों ने भारत के अन्य जनपदों की भांति मत्स्य जनपद को जीतकर मगध साम्राज्य में क्या है? शामिल कर लिया। मौर्य के शासनकाल में मत्स्य जनपद मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत था। मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी है? विराट नगर या बैराट। अशोक का शिलालेख, अन्य मौर्ययुगीन अवशेष इस तथ्य की क्या करते हैं? पुष्टि करते हैं। इसके बाद में है राजपूतों की उत्पत्ति। राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में